उसने दौड़ से सालार को अपनी तरफ आते देखा। इसके हाथ में सॉफ्ट ड्रिंक का एक गिलास था। तुम यहां क्यों आकर बैठ गईं? इमामा के करीब आते हुए इसने दूर से कहा। ऐसे ही, शाम लेने आई थी, फिर यहीं बैठ गई। वो मुस्कुरा। इसके करीब बैठे हुए सालार ने सॉफ्ट ड्रिंक का गिलास अपनी टांगों के दरमियान पिछली सीट पर रख दिया। इमामा कोडी के स्टोन से टेक लगाए घंटी पर खाने की प्लेट टिकाए खाते हुए दौरलान में एक केबनजी के नीचे स्टेज पर बैठे गुलकार को देख रही थी, जो अभी गजल शुरू करने से पहले साजिंदों को हिदायत दे रहा था। सालार ने नवाला उठाकर उसकी प्लेट से कबाब का एक टुकड़ा अपने मुंह में डाला। वो भी अब गुलकार की तरफ मुतवज्जे था, जो अपनी नई गजल शुरू कर चुका था। हाँ, उसने मुस्कुरा कर कहा, वो गजल सुन रही थी। सी की आंख पर नम है, मोहब्बत हो गई होगी। जबान पर किस्सा गम है, मोहब्बत हो गई होगी। वो भी गजल सुनने लगा था। कभी हंसा, कभी रोया, कभी हंस कर रो दिया। अजब दिल का ये आलम है, मोहब्बत हो गई होगी। अच्छा गा रहा है, इमामा ने सिताइशी अंदाज में कहा। सालार ने कुछ कहने की बजाय बस सर हिला दिया। खुशी का हद से बढ़ जाना भी अब एक बेकरारी है। ना गम होना, ना गम है, मोहब्बत हो गई होगी। सालार सॉफ्ट ड्रिंक पीते पीते इमामा पर बढ़ा। इमामा ने इसका चेहरा देखा। वो जैसे कहीं और पहुंचा हुआ था। तुम्हें कुछ देना चाह रहा था मैं। वो जैकेट की जेब में कुछ ढूंढ कर निकालने की कोशिश कर रहा था। मैं बहुत दिनों से तुम्हें कुछ देना चाह रहा था, लेकिन वो बात करते करते रुक गया। इसके हाथ में एक डिबिया थी। इमामा के चेहरे पर बेहद मुस्कुराहट आई। अच्छा, तो उसे ख्याल आ गया। उसने डिबिया लिए बगैर सोचा और उसे खोल दिया। वो साकित रह गई। अंदर अलिफार रिंग्स थे। इन अलिफार रिंग्स से मिलते जलते जो वो अक्सर अपने कानों में पहने रहती थी। इसने नजरें उठाकर सालार को देखा। मैं जानता हूं ये इतने वैल्यूएबल नहीं होंगे जितने तुम्हारे अबू के हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम कभी उन्हें भी पहनो। इन अल्फार रिंग्स को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम नहीं पहनना चाहती तो भी ठीक है, मैं रिप्लेस करने के लिए नहीं दे रहा हूं। सालार ने इसकी आंखों में होती नमी देखकर बेसाख्ता कहा। वो नहीं जानता था, बहुत सारी चीजें पहले ही अपनी जगह बदल चुकी हैं। वो अपनी जगह बना चुकी है। इसकी ख्वाहिश और इरादे के न होने के बावजूद। कुछ कहने के बजाय इमामा ने अपने दाएं कान में लगा हुआ झुमका उतारा। मैं पहना सकता हूं? सालार ने एक अलिफार रंग निकालते हुए पूछा। इमामा ने सर हिला दिया। सालार ने बड़ी नरमी से इसके दोनों कानों में वो अलिफार रंग पहना दिए। वो नम आंखों से मुस्कुरा। वो बहुत देर तक कुछ कहे बगैर मोहब्बत से इसे देखता रहा। अच्छी लग रही हो, वो उसके कानों में लगे हुए हलकोरे खाते मोती को छूते हुए मध्यम आवाज में बोला। तुम्हें कोई मुझसे ज्यादा मोहब्बत नहीं कर सकता, मुझसे ज्यादा ख्याल नहीं रख सकता। मेरे पास एक वाहिद कीमती चीज तुम हो। वो आंखों में आंखें डालकर इससे कह रहा था। वो कह रहा था, दावा कर रहा था, यहां कुछ जता रहा था। वो झक कर अब उसकी गर्दन चूम रहा था। मुझे आवाज दिया। सीधा होते हुए इस सरशारी से कहा, रोमांस हो रहा है। अपने अकब में आने वाली कामरान की आवाज पर दोनों ठिठक गए। वो शातिर मुस्कुराहट के साथ की वजह से बरामदे के इस दरवाजे से निकला था। कोशिश कर रहे हैं, सालार ने पलटे बगैर कहा। गुड लुक। वो कहते हुए उनके पास सीढ़ियां उतरता हुआ उन्हें देखे बगैर चला गया। इमामा की रखी हुई सांस बहाल हुई। वो जेनिब सी गई थी। सालार और उसकी फैमिली कम अज कम उन मामलात में बेहद आजाद ख्याल थे। सी को सामने पाकर किसी के सुर्ख होंठों पर उनका सा तुम में है, मोहब्बत हो गई होगी। इमामा को लगा वो जेर लब गुलकार के साथ गा रहा है। जहां वीरान राहें थीं, जहां हैरान आंखें थीं, वहां फूलों का मौसम है, मोहब्बत हो गई होगी। लकड़ी की उन सीढ़ियों पर
एक दूसरे के करीब बैठे वो खामोशी को तोड़ती आहट के पहाड़ों में गूंज की तरह छलकती गुलकार की सुरीली आवाज सुन रहे थे। जिंदगी के वो लम्हे यादों का हिस्सा बन रहे थे। दोबारा आने के लिए गुजरे थे। उनके अपार्टमेंट की दीवार पर लगी वाली इन दोनों की पहली अच्छी तस्वीरें उन कायम जावियों की सीढ़ियों की थी। सुर्ख लिबास में गोल्डन खड़खड़ाने वाली चूड़ियां, सालार की अपनी बाहों के गिर्द और कंधों के सिया बालों को कानों के पीछे समेटे खुशी उसकी मुस्कुराहट और आंखों में चमक नहीं बल्कि बेतहाशा करीब था। झलक ही थी जो अब के और सालार के दरमियान नजर आ रहा था। सफेद शर्ट और सिया जैकेट में अपने साथ लगाए सालार की आंखों की चमक जैसे इस फोटोग्राफ में मौजूद दूसरी हर शय को मात कर रही थी। कोई भी कैमरे के लिए बनाए हुए इस एक पोज में नजर आने वाले जोड़े को देखकर जेलसी महसूस किए बगैर ना रह सकता। सिकंदर ने इन फोटोज को फर्म करवाकर उन्हें ही नहीं भेजा था, बल्कि उन्होंने अपने घर की फैमिली वॉल फोटोज में भी इस तस्वीर का इजाफा किया था। वो शख्स दोबारा लगी तस्वीर के सामने अब पीछे 15 मिनट खड़ा टुक टुक किए बगैर नहीं लगा। इस लड़की का चेहरा देखते हुए, चेहरे में कोई शबाहत तलाश करते हुए, इस शख्स के चेहरा में बेइंतहा निशान की शुरुआत ढूंढती हुए। अगर वो इस शख्स को निशाना बनाना चाहता था तो उसी एक पग को बना सकता था। वो होंठ काटने हुए साथ कुछ बुड़बुड़ाया था, खुद को किसी एक्सट्रीम का कायल बनाता तैयार करने के लिए एक के बाद एक फरेब का जाल। जो बात हकायक को मुट्ठी करे, वो एक बुरा सांस लेकर अपने अकब में बैठे लोगों को कुछ हिदायत देने के लिए मुड़ा था। CIA हेडक्वार्टर के इस कमरे की दीवारों पर लगे बोर्ड छोटे बड़े नोटिस चार्ट्स, फोटोग्राफ्स और अलिफाटेड लेटर्स की चीनों से भरे हुए थे। कमरे में मौजूद 4 आदमियों में से 3 इस वक्त कंप्यूटर पर मुख्तलिफ डेटा खंगालने में लगे हुए थे। ये वो काम बैठे 12 माह तक कर रहे बल्कि बड़े बड़े डब्बे थे जो मुख्तलिफ फाइल्स में मैगजीन्स, न्यूज़पेपर के तराशे और दूसरे रिकॉर्ड से भरे हुए थे। कमरे में मौजूद रिकॉर्ड सबनस पहले ही भरी हुई थी। कमरे में मौजूद तमाम डेटा कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में भी महफूज था। कमरे में मौजूद आदमी पिछले 1.5 माह से इस शख्स के बारे में, इन लोगों के आने वाले तमाम रिकॉर्ड और मालूमात इकट्ठी कर रहा था। कमरे में मौजूद तीसरा आदमी इस शख्स और उसकी फैमिली के हर फर्द की सिटीजन का रिकॉर्ड देखता जा रहा था। चौथा शख्स इस फैमिली और माली मालूमात चेक करता जा रहा था। इस माली जिदोजहद का नतीजा इन तस्वीरों और चेहरा नब्ज की सूरत में इन बोर्ड पर मौजूद था। वो 4 लोग दावा करते थे कि इस शख्स और उसकी फैमिली की पूरी जिंदगी का रिकॉर्ड खुदा के पास मौजूद था, मगर उनके एक कमरे में भी था। इस शख्स की जिंदगी के बारे में कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो उनके इल्म में नहीं थी, यहां तक कि वो बारे में वो सबूत ना दे सकते थे। CIA के शदीद ऑपरेशन से लेकर गर्लफ्रेंड तक और उसकी माली मामलात से लेकर उसकी औलाद की पर्सनल लाइफ तक इसके पास हर चीज की तफसीलात थी। लेकिन सारा मसला ये था कि 1.5 माह की इस मेहनत और पूरी दुनिया के खंगाले हुए इस डेटा में से वो ऐसी कोई चीज नहीं निकाल सके थे जिससे इसकी किसी किरदार कशी कर सकते। वो टीम जो चंदा साल से इसी मकासद पर काम करती रही थी, ये पहली बार था कि वो इतनी सर जोड़ मेहनत के बावजूद इस शख्स और उसके घराने के किसी शख्स के हवाले से किसी किस्म का बुरी हरकत अमल निशानदही नहीं कर पाई थी। वो 2 रिपोर्ट्स थीं। वो लिस्ट जो उन्हें दी गई थी वो 200 उसकर से भरी हुई थी और ये इन सब की जिंदगी में पहली बार हुआ था। उन्होंने ऐसा साफ रिकॉर्ड किसी का नहीं देखा था। किसी हद तक स्टासा के जज्बात रखने के बावजूद एक आखिरी कोशिश कर रहे थे। एक आखिरी कोशिश। कमरे के एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड पर, दूसरा बोर्ड से तीसरे बोर्ड तक जाते वो आदमी ने के शजरा नसब की इस तस्वीर पर रखा हुआ था। इस तस्वीर के आगे कुछ और तस्वीरें थीं और उनके साथ कुछ ब्लैक पॉइंट्स। एकदम बिजली सा झटका लगा। उसने इस लड़की की तस्वीर के नीचे तारीख पैदाइश देखी, फिर मुड़कर कंप्यूटर के सामने बैठे हुए आदमी को वो साल बताते हुए कहा, देखो ये साल ये कहां था। कंप्यूटर पर बैठे आदमी ने चंद मिनटों के बाद स्क्रीन देखते हुए कहा, पाकिस्तान में। इस शख्स के होंठों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट आ गई थी। कब से कब तक? इस आदमी ने अगला सवाल करते हुए कहा।
कंप्यूटर पर बैठे हुए आदमी ने तारीखें बताएं। आखिरकार नहीं कुछ मिल गया। इस आदमी ने बेइख्तियार एक सीटी बजाते हुए कहा था, वो नहीं, जहाज डेटू के लिए तैयार भूल गया था। ये 15 मिनट पहले की रुदाद थी। 15 मिनट बाद अब वो जानता था कि उसे इस आतिश निशान का मुंह खोलने के लिए क्या करना था। वो यहाँ किसी जज्बाती मुलाकात के लिए नहीं आई थी, सवाल और जवाब के लिए चढ़ते सेशन के लिए भी नहीं, लानत व मलामत के मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए भी नहीं। वो यहाँ किसी का ज़मीर झंझोड़ने आई थी, न ही किसी से नफरत का इजहार करने के लिए, और न ही किसी को बताने आई थी कि वो अजियत के हाउनेट एयरपोर्ट पर खड़ी थी। न ही वो अपने बाप को नरमाने बिठाना चाहती थी, न इसे बताना चाहती थी कि इसने इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है, इसके सेहतमंद ज़हन और जिस्म के हमेशा के लिए मफलूज कर दिया था। वो सब कुछ देख चुकी थी। ये सब अगर उसे यकीन होता कि सब कुछ करने के बाद उसे सुकून मिल। शख्स जिसने वो बोझ इस पर लादा था, जिंदगी की इस वक्त पे नहीं था कि वो वहां थी। किसी को पता तो वहां आती नहीं सकती थी। उसका सेल फोन पिछले कई घंटों से ऑफ था। चंद घंटों के लिए खुद को इस दुनिया से दूर ले आई थी जिसका वो हिस्सा थी। इस दुनिया का हिस्सा या फिर इस दुनिया का हिस्सा जिनमें वो इस वक्त मौजूद थी, या फिर उसकी कोई बुनियाद नहीं थी। वो कहीं की नहीं थी, और जहां की थी, जिससे ताल्लुक रखती थी, इसको अपना नहीं सकती थी। इंतजार लिबा हो गया था। इंतजार हमेशा लिबा होता है। किसी भी चीज का इंतजार हमेशा लिबा होता है, चाहिए आने वाली शय हल्की सी जंजीर बनने वाली हो या फिर गिले का बार, सर का ताज बनकर सजना हो या बस पांव की जूती। इंतजार हमेशा लिबा ही लगता है। वो एक सवाल का जवाब जानना चाहती थी अपने बाप से, सिर्फ एक छोटे से सवाल का। इसने इसकी फैमिली को क्यों मार डाला? ग्रैंड हयात होटल का बाल रूम इस वक्त सिर्फ नेशनल स्टीबलिंग बी के 92 साले के फाइनल में पहुंचने वाले फरीकैन समेत दीगर शुरका, उनके वालिदैन, बहन भाइयों और इस मुकाबले को देखने के लिए मौजूद लोगों से कुछ भरा हुआ होने के बावजूद ऐसा खामोश था कि सुई गिरने की आवाज भी सुनी जा सके। वो दो अफराद जो फाइनल में पहुंचे थे, उनके दरमियान चौड़ेवां राउंड खेला जा रहा था। 13 साला मैंडी अपने लफ्ज के लिए अपनी जगह पर आ चुकी थी। पिछले 4 सालों से इस बाल रूम में होने वाले स्टेबल भी ताज पोशी पे थी। अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों के अलावा दुनिया के इसका बाप एहसास जुर्म और पछतावे जैसी चीज को पा लेने लगा था। पिछले कई हफ्तों से वो उलझा हुआ था। वो रातों को सुकून और गोलियां लिए बगैर सो नहीं पा रही थी, और उससे बड़ी तकलीफ दे चीज ये थी कि वो सुकून आवर अद्वियात लेना नहीं चाहती थी। वो सोना नहीं चाहती थी। वो सोचना चाहती थी इस भयानक ख्वाब के बारे में जिसमें वो चंद हफ्ते पहले दाखिल हुई थी और जिससे अब वो सारी जिंदगी निकल नहीं सकती थी। वो यहाँ आने से पहले पिछली पूरी रात रोई थी। ये बेबसी की वजह से नहीं था, ये अजियत की वजह से भी नहीं था, ये इस गुस्से की वजह से था जो वो अपने बाप के लिए अपने दिल में इतने दिनों से महसूस कर रही थी। एक आतिश निशान था, जैसे कोई अलाव जो उसके अंदर से सनवा था, अंदर से जला रहा था। किसी ने पूछा कि किसी के बगैर यूं उठकर आ जाने का फैसला जज्बाती था, इंतकामी था, गलत था। इसके जिंदगी में पहली बार अगर जज्बाती फैसला और गलत फैसला हद तक सही समझ का नतीजा था। एक इंतकाम चाहती थी वो अपनी जिंदगी के इस बाब के लिए जिसके बगैर वो आगे नहीं बढ़ सकती थी और जिसकी मौजूदगी का एतराफ उसके लिए दिल दाखा देने वाला था। इसका एक माजी था, वो जानती थी, लेकिन इसे कभी ये अंदाजा नहीं था कि उसके माजी का माजी भी हो सकता है। एक दफा का जिक्र था जब वो खुश थी अपनी जिंदगी में, जब वो खुद को बासलाहियत समझती थी और मुकर्रब सुकून होने का फैसला इसने चंद सेकंड में तय कर लिया था। शायद चंद सेकंड ज्यादा वक्त था, शायद इससे भी कम वक्त था, जिसमें वो एहसास कमतरी, एहसास जुर्म की सजा और जिल्लत व हवाई के एक दाखुदरी में तब्दील हुई थी। और यहाँ वो इसको दोबारा वही शक्ल में आई थी, इस बोझ को इस शख्स के सामने उतार फेंकने आई थी। शख्स जिससे वो बोझ इस पर लादा था, जिंदगी की इस वक्त पे नहीं था कि वो वहां थी।
किसी को पता था तो वहां आ सकती थी। उसका सेल फोन पिछले कई घंटों से ऑफ था। चंद घंटों के लिए खुद को इस दुनिया से दूर ले आई थी जिसका वो हिस्सा थी। इस दुनिया का हिस्सा दिया, फिर इस दुनिया का हिस्सा ही में वो इस वक्त मौजूद थी, या फिर उसकी कोई बुनियाद नहीं थी। वो कहीं की नहीं थी, और जहां की थी, जिससे ताल्लुक रखती थी, इसको अपना नहीं सकती थी। इंतजार लंबा हो गया था। इंतजार हमेशा लंबा होता है। किसी भी चीज का इंतजार हमेशा लंबा होता है, चाहे आने वाली है पास की जंजीर बनने वाली हो या फिर गिले का हाथ, सर का ताज बनकर सजा हो या ने पांव की बेड़ियां। इंतजार हमेशा लंबा ही लगता है। वो एक सवाल का जवाब जानना चाहती थी अपने बाप से, सिर्फ एक छोटे से सवाल का। उसने इसकी फैमिली को क्यों मार डाला? ग्रैंड हयात होटल का बाल रूम इस वक्त स्क्रिप्ट नेशनल स्टीबलिंग बी के 92 ओबाले के फाइनल में पहुंचने वाले फरीकैन समेत दीगर शुरका, उनके वालिदैन, बहन भाइयों और इस मुकाबले को देखने के लिए मौजूद लोगों से कुछ भरा होने के बावजूद ऐसा खामोश था कि सुई नरने की आवाज भी सुनी जा सके। वो अफराद जो फाइनल में पहुंचे थे, इनके दरमियान 14वां राउंड खेला जा रहा था। 13 साला फाइनली अपने लफ्ज के जार करने के लिए अपनी जगह पर आ चुकी थी। पिछले बनाए सालों से इस बाल रूम में नेशनल स्टेबल के ताज पावशी हो चुकी थी। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों के अलावा दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदे इसके मताई मुकाबले देखने के लिए आने वाले पसंदीदा आई थी कि बच्चा इस आखिरी राउंड को जीतने के लिए सर धड़ की बाजी लगा रहे थे। ऐसी ही एक बाजी के शुरका आज भी स्टेज पर मौजूद थे। साफरा इस नीति ने गहरी होती सांस के साथ प्रोनानसर का लफ्ज सुना। उसने प्रोनानसर को लफ्ज दोहराने के लिए कहा, फिर इसने लफ्ज को दोहराया। वो चैंपियनशिप राउंड में से एक था, लेकिन फौरी तौर पर वो याद नहीं आ सका। हर हाल में इसकी माउनट से वो इसे बहुत मुश्किल लगा था, और सुनने में इतना मुश्किल था कि इसकी मतलब था वो तीसरी लफ्ज कह सकता था। 9 साला दूसरा फाइनलिस्ट अपनी कुर्सी पर बैठे गिले में लटके अपने नंबर कार्ड के पीछे उंगली से इस लफ्ज की जार करने में लगा हुआ था। वो इसका लफ्ज नहीं था वहां बैठा, लेकिन हर बच्ची लाशऊरी तौर पर उस वक्त यही करने में मसरूफ था, जो मुकाबले से आउट हो चुका था। नीति का डेडलाइन खत्म हो चुका था। एस ने रुक रुक कर अल्फाज की जगह करना शुरू की। वो पहले 4 हुरूफ बताने के बाद एक लम्हे के लिए रुकी जेर लब उसने बाकी के 5 हुरूफ फिर दोबारा बोलना शुरू किया। AFR आई का एक बार रुक गई। दूसरे बैठे फाइनलिस्ट ने बैठे जेर लब आखिरी 2 हुरूफ दोहराए। US नीति के सामने खड़ी नीति ने भी बिल्कुल इस वक्त यही 2 हुरूफ बोले, और फिर बेयकीनी से इस घटी के बजते ही नेशनल स्टीबलिंग के गलत होने पर बच गई थी। शाक सिर्फ इसके चेहरे पर नहीं था, दूसरे फाइनलिस्ट के चेहरे पर भी था। प्रोनानसर अब साफरा इस नीति को स्टीबलिंग दोहरा रहा था। नीति ने बेएतबार आंखें बंद की। आखिरी लीटर से पहले से होना चाहिए था। मैंने क्या सोच कर दिया, उसने खुद को संभाला। तकरीबन तनका व तंग के साथ नीति के अहम ने मुकाबले के शुरका के लिए रखी हुई कुर्सियों की तरफ चलना शुरू कर दिया। बाल तालियों से गूंज रहा था। ये महंगा जर आपको खड़े होकर दी जाने वाली दाद व तहसीन थी। 9 साला दूसरा फाइनलिस्ट में पहुंचने वाला भी इसके लिए खड़ा तालियां बजा रहा था। नीति के करीब पहुंचने पर इसने आगे बढ़कर हाथ मिलाया। नीति ने एक मध्यम सी मुस्कुराहट के साथ उसे जवाब दिया और अपनी सीट संभाल ली। हाल में मौजूद लोग दोबारा अपनी पोजीशन संभाल चुके थे और दूसरा फाइनलिस्ट माइक के सामने आ चुका था। नीति इसे देख रही थी। इसे एक माहूम सी उम्मीद थी कि अगर वो भी अपने लफ्ज जत गलत करता है तो वो दोबारा फाइनल में आ सकती है। डेट वाज ए पेज 22 इससे हाथ मिलाते हुए इसने कहा। वो अंदाजा नहीं लगा सकी कि वो इसके लिए क्या कह रहा था। वो इस लफ्ज को वाकई अपने लिए पेज 22 ही समझ रहा था। वो चाहती थी ऐसा हो जाता। सीनियर स्टेबल पर 19 साला फाइनलिस्ट था। अपनी ही शरारत की मुस्कुराहट दबाकर चमकती आंखों के साथ
इसे देखे बेटे चीफ प्रोनानस्र को देखते हुए, जो हाथ जवाबी मुस्कुरा रहा था, और जो शख्स नहीं वहां के सब के लबों पर एक ही मुस्कुराहट थी। वो 9 साला फाइनलिस्ट था। चैंपियनशिप देखने वाले हाजरीन का बीट हॉट था। इसके चेहरे पर हल्का सा मासूमियत थी, चमकती हुई गहरी गोल आंखें जो काल्विन कुल्लिरिक्टर की तरह शौक और जिनदार थीं, और तकरीबन गाली बोनट पर रहता था। वो फाइनल पिंच पर था और जिनके आने वाला दरअसल मोहब्बत के लोगा जो बना वो जब मजबूर करता था। मासूम मोम था, ये सिर्फ उसे हासिल करने वाले के लिए था। नीटी ने भी बेइख्तियार आंखें के साथ स्टेबल की जानिब बैठे हुए थे। वहां बैठे दूसरे फाइनलिस्ट के वालिदैन के चेहरे बेहद सुकून था। इसके चेहरे पर भी तो वो उन 7 साला बच्ची के चेहरे पर थी जो 2 दिन पर मशकों इस पूरे मुकाबले के दौरान हारी थी, और वो अब भी आंखों पर ग्लासेस टिकाए पूरे एतमाद के साथ अपने 9 साला भाई को देख रही थी जो प्रोनानस्र के लफ्ज के लिए तैयार था। कापेलिटी ज्वाइंट लफ्ज अदा किया। इस फाइनलिस्ट के चेहरे पर बेइख्तियार मुस्कुराहट आई जिसे वो बमुश्किल अपनी नमी को कंट्रोल कर पा रहा था। इसकी आंखें पहले काला वाइजर और फिर अपनी काला वाइजर नम हो रही थीं। हाल में कुछ खलबली भर गई थी। उसने चैंपियनशिप में अपना हर लफ्ज सुनने के बाद ऐसे ही रिएक्ट किया था। इसकी खुद एतमादी थी इसमें कि कच्चे वालों ने इसे दाद दी। इसके हिस्से में आए अल्फाज दूसरों की निस्बत ज्यादा मुश्किल थे। ये इसके लिए मुश्किल वक्त होता था, लेकिन बेहद रवान और बगैर घबराए इसी पर एतमाद मुस्कुराहट के साथ वो हर पहाड़ सर करता रहा था। और अब उसकी आखिरी चिट्ठी सामने आ गई थी। डिक्शनरी प्लेस उसने अपना डिजिटल नाम इस्तेमाल करना शुरू किया। इसकी बहन इसे बेचैनी से देख रही थी। इसके वालिदैन अब भी सुकून में थे। इसके तासुरात बता रहे थे कि ये लफ्ज इसके लिए आसान था। वो ऐसे ही तासुरात के साथ पिछले तमाम अल्फाज जीता था। प्लीज इस लफ्ज को किसी जुमले में इस्तेमाल करो, वो अब प्रोनानस्र से कह रहा था। प्रोनानस्र का बांधा हुआ जुमला सुनने के बाद गले में लटके हुए नंबर की कार्ड पुश्त पर उंगली से वो लफ्ज को लिखने लगा। अब आपका टाइम खत्म होने वाला है। इसे आखिरी 3 सेकंड्स के शुरू होने की इत्तला दी गई। जिसने इसके अपने लफ्ज की जगह था उसकी आंखें घूमना शुरू हो गई। EPLLETTI। जैसे ही इसने एक करके बोला, फिर एक सिसकी लेते हुए उसने दोबारा जुमला कहना शुरू किया। ETTI। हाल तालियां से गूंज पड़ा और बहुत देर तक गूंजता रहा। स्पेलिंग बी का चैंपियन सिर्फ एक लफ्ज के फासले पर रह गया था। तालियां की गूंज थमने के बाद ज्वाइंट ने उसे आगाह किया कि उसे अब एक इजाफी लफ्ज के हुरूफ बताने हैं। उसने सर हिलाया। इस लफ्ज की जितने ज़िक्र करने की सूरत में सने दोबारा मुकाबले में आ सकती है। इसके लिए लफ्ज प्रोनानस्र किया गया। एक लम्हे के लिए इसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब थी, फिर उसका मुंह खुला और उसकी आंखें फैल गईं। वो मामी गार्ड से बेइख्तियार निकला। वो सख्ता में थी। पूरी चैंपियनशिप में ये पहली बार था कि इसकी आंखें और वो बेइख्तियार तरह जामिद हुआ था। सने बेइख्तियारी कुर्सी पर बैठी हुई थी तो कोई ऐसा लफ्ज आ गया था जो उसे दोबारा चैंपियनशिप में ले जा सकता था। इसके वालिदैन को सहमिए बुर्रास के तासुरात ने कुछ बेचैन किया था। अब कटीपा अब अपने नंबर कार्ड से अपना चेहरा हाजरीन से छुपा रहा था। हाजरीन उसकी उंगलियों और हाथों की कपकपाहट बड़ी आसानी से स्क्रीन पर देख सकते थे, और उनमें से बहुत सौ ने इस बच्चे के लिए वाकई बहुत हमदर्दी महसूस की। बयां बहुत कम थे जो उसे जीतते हुए देखना नहीं चाहते थे। हाल में बैठा हुआ सिर्फ एक शख्स मुतमिन और परसुकून था। परसुकून, पर जोश कहना मुश्किल था, और वो इस बच्चे की 7 साला बहन थी जो अपने माँ बाप के दरमियान बैठी थी और जिसने अपने भाई के तासुरात पर पहली बार बड़े अतमन्नान के साथ कहका की हंसी के साथ मुस्कुराने के अंदाज में लगाया। वो गो देख रहे हुए अपने दोनों हाथों को बहुत आहिस्ता आहिस्ता तालियां के अंदाज में मुस्कुरा शुरू किया। उसके माँ बाप ने बैक वक्त अपने हाथों और उसके मुस्कुराहट के दरमियान में देखा जिस पर अपने लिजे दे चुप था। इसके पैरों के नीचे वो जमीन जैसे सब्ज मखमल की थी। कुछ और था। तमाशा कायद नजर जैसे सब्जे की तरह फैला हुआ। दरख्तों पर रंगे जवान पत्तियां जेपा जेपा सब्ज।
और फिर एकदम समंदर के अंदर पैदा होने वाला की झुलसी रंग लिए। नमी के नमी कतरों अपने वजूद पर लिए सब्जे की चमक मट्ठल हुआ झोंकों से हल्की हल्की सी रक्स में मसरूफ थी। हल्की नमी शफाफ मोती सब्ज पत्तों के वजूद पर फैल रहे थे, संभल रहे थे, बोन थम थम कर भग रहे हों सब्ज पत्तों के वजूद से लिपटे दबकन्ने घुटनचे फिसलते। ये हुआ का एक झंटा था जो वहां बिखरती एक लहरी थी। समंदर में जो लहरें फैल रही आंख रक्स करती, लहराती वो सब्जे को सहलाती, बहलाती एक अजीब सी सरशारी में मुब्तला करती, एक तरफ से दूसरी तरफ गुजर जाती। जमीन जैसे रक्स करने में मसरूफ थी। सब्जे का वजूद नन्हे नन्हे फूलों से सजा हुआ था, हर रंग के फूलों से, इतने रंग और ऐसे रंग जो नजर को मसहूर कर दे। सब्जे के वजूद पर बिखरे वो नन्हे नन्हे फूल वहां से वहां हर जगह थे। सब्जे में हुआ से पैदा होने वाली हर लहरी और हर मौज के साथ वो भी अजीब मस्ती था, सरशारी से रक्स करने लगते। आसमान साफ था, आंखों को सुकून देने वाला हल्का नीला और अब भी किसी गुंबद की तरह फैला हुआ, गहरा और छाया बहुत ऊंचा, यहां से वहां तक हर तरफ। हवा मुतमईन थी, महव थी, गुनगुना रही थी, वहां मौजूद हर शय के साथ उंगलियां कर रही थी, हंसती, चहक कर जान फिर पलट कर आती, कभी थकती, कभी थमती, फिर चलती, फिर गुनगुनाती, फिर लहराती। वहां वो किसी रास्ते पर था। क्या रास्ता था? वो किस इंतजार में था? क्या इंतजार में था? उसने एक गहरा सांस लिया। इस रास्ते के दोनों तरफ दो रवैया दरख्तों की कतार के एक दरख्त के साथ वो टका खड़ा था। सहारा लिए असहारा दिए वो आगे थी। उसने बहुत दूर इस रास्ते पर आने वाले कदमों को देख लिया। वो सफेद लिबास में मलबूस थी, बहुत महीन, बहुत नफीस। वो दुश्मन था, तलब था, कम ख्वाब वो कुछ और था, इतना हल्का, इतना नाजुक के हुआ का हल्का सा झोंका इस सफेद गाउन नुमा लिबास को उड़ाने लगा। इसकी दोपट्टा पुतलियां नजर आने लगे। वो नंगे पांव थी और सब्ज जमीन पर धीरे से इसकी खूबसूरत पांव जैसे सब्जे की नरमी को रोंदते नहीं कर रहे थे। वो पांव रखती चंद लम्हों के लिए लड़खड़ाई, जैसे महव होकर बहती, फिर संभल जाती, फिर बड़े इश्तियाक से एक बार फिर कदम आगे बढ़ा देती। इसके सियाबाल हुआ के झोंकों से इसके शाने और उसकी कमर तक लहराते खारे थे, इसके गालों और चेहरे को छूते आगे पीछे जा रहे थे, इसके चेहरे पर आते, इसके होंठों से लिपटते, इसके नथनों में हल्का कर एक बार फिर पीछे चले जाते। वो खूबसूरत सिया चमकदार रेशमी रक्स जैसे इस सफेद लिबास के साथ मिलकर इसके वजूद के साथ रक्स करने में मसरूफ था। इसके मरे वजूद पर वो सफेद लिबास जैसे फैल रहा था, संभलना नहीं संभल रहा था। हुआ के हर झोंके के साथ वो इसके जिस्म के खदो खाल को नुमाया, जबकि वो अपने चेहरे तक न छूता, इसके वजूद से महव होता, दीवानावार उसके वजूद से गुजर जाता। कुनकोर की तरह इसने कमजोर लकड़ी को गिरफ्त में लेता था, पिल पर जाता था। हुआ का दूसरा झोंका आता, सिया रेशमी जुल्फों को भी इस रक्स में शामिल कर देता। वो उसके कंधों और कमर पर वालहाना अंदाज में फिसलती, हुआ में हल्का सा उड़ती, फिर नरमी और मलाहत से इसके चेहरे और सीने पर गिरती। इसके वजूद से छूटी खुशबुएं एकदम सरशार हुईं, फिर इसके जिस्म को जैसे अपने वजूद से छुपाने की कोशिश करने लगती। हुआ का एक और झोंका उन्हें हुआ से उठाकर फिर पीछे फेंक देता। इस रक्स में अब फिर से सफेद लिबास की बारी थी। वो आगे बढ़ आया, वो उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं थी। वो अजीब सी हैरत में मुब्तला वहां की हर शय को सिहरज़दा अंदाज में देख रही थी, बच्चों जैसी हैरत और इश्तियाक के साथ। इस रास्ते पर चलते चलते इसने उसे देख लिया। इसके कदम थमे, दोनों की नजरें मिले, फिर उसके चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आई, पहले सकरात फिर नमी। उसने इसे पहचान लिया था। वहां मौजूद वाहिद वजूद था जिसे वो पहचानती थी। उसने हाथ बढ़ाया, वो इसका हाथ थामकर उसके करीब आ गई। दोनों एक अजीब सी सरशारी में एक दूसरे के आंखों में आंखें डाले देखते रहे।
इसकी गहरी सिया मुस्कुराती हुई आंखें हीरे की कुनियों की तरह चमक रही थी और ये चमक इसे देखकर बढ़ गई थी। इसके खूबसूरत गुलाबी होंठ ये नमी की तहती थी या नमी बरसे को देखते हुए इसने इसका दूसरा हाथ भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। इसकी आंखों की चमक और उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई। वो जैसे इस लम्स से वाकिफ थी। फिर वो दोनों बेइख्तियार हंसने लगे। तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? हाँ। बहुत देर कर दी? नहीं, बहुत ज्यादा नहीं। वो इसका हाथ थामे इस रास्ते पर चलने लगा। हुआ अभी भी इन दोनों के वजूद के साथ और वहां मौजूद हर शय के साथ उठकिलियां करने में मसरूफ थी। वो अब भी बच्चों जैसी हैरत और खुशी के साथ वहां मौजूद हर शय को खोजने में मसरूफ थी। इसकी खिलखिलाहट और शफाफ सी वहां फिजा को एक हुसैन रंग से सजाने लगे थे। फिजा में एकदम एक अजब व नगुर्ब से साज बजने लगा था। वो खिलखिलाहट फिर बेइख्तियार खिलखिलाहट। इसके हाथ से हाथ छुड़ाते हुए इसने इस रास्ते पर कदम आगे बढ़ाए। फिर मुड़ने इसे दोनों बाजू हुआ में फैलाए रक्स के अंदाज में घूमते देखा। बेइख्तियार वो उसे रास्ते की बाहर फैलती रोशनी में देखने लगी। सफेद लिबास इसके जिस्म से लिपटा था और हुआ के झोंके में घूमने की वजह से इसके जिस्म के निखार को नुमायां कर रहा था। मतला झोंके बड़ी नरमी से इसे जैसे अपने साथ लिए जा रहे थे। अब भी इसी तरह नरमी रक्स के अंदाज में बाजू फैलाए घूम रही थी। वो सेहरज़दा उसे देख रहा था। वो कुछ कह ना पाया, बस फिजा में यकदम कोई साज बजने लगा था। पहला एक, फिर दूसरा, फिर तीसरे, फिर बहुत सारे। पूरी कायनात में जैसे किसी समंदरी घंटी में ढल गई थी और वो अब भी हुआ में थमाई थी। इसी तमसील की तरह वो दोस्त पर और नीचे जाते वो सेहरज़दा उसे देख रहा था। इसकी साथी रक्स करते हुए एक बार फिर उसे देखकर खिलखिला रही। फिर इसने अपना एक हाथ बढ़ाया यूं जैसे इसे अपने पास आने की दावत दे रही हो। वो हुनवा पड़ा, वो हाथ बढ़ाया और वो धचका दे चला आता। वो भी इसका हाथ पकड़े बेफिजा में रक्सा था, जमीन से दूर, इसके करीब, इसके साथ, यकदम दूर ही जैसे कायनात में बदल गया था। और रात दिन से बढ़कर खूबसूरत थी। सिया आसमान तारीक हो गया, दिन रात में बदल गया था और रात दिन से बढ़कर खूबसूरत थी। सिया आसमान खूबसूरत चमकते हुए सितारों से सजा हुआ था, हर रंग के सितारों से, और उन सब के दरमियान चांद था, किसी दाग के बगैर, रोशनी का मुंबा। दिन की रोशनी उजली थी, सुकून आवर थी, मदहिश कर देने वाली थी। रोशनी की रविश में बेशुमार रंग थे। कायनात में ऐसे रंग उन्होंने कब देखे थे, कहाँ देखे थे। जमीन जैसे हर रंग की रोशनी में नहा रही थी। एक सितारा झिलमिलाता, फिर दूसरा, फिर तीसरे, और जमीन पर भी एक रंग बढ़ता, फिर दूसरा, अभी तयस्सुर। आसमान को जैसे किसी ने रोशनियों में पिरो दिया था। वो उसका हाथ पकड़े जैसे सरशारी की इंतहा पर पहुंच चुकी थी। इसकी हैरत, उसकी सरशारी जैसे इसे महसूस कर रही थी। वो गुमगुजार रही थी। वो अब फिर जमीन पर आ गए थे। रात एक बार फिर दिन में बदल गई थी। हरा, फूल, चहचहाते महकती मखमली हुआ, सब वहीं थे। इसके साथ चलते चलते इसने अपने पैरों के नीचे आते मखमली सब्जे पर बिखरे फूलों को देखा। फिर हाथ बढ़ाया, इसके हाथ में वो फूल आ गया। फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर दूर दूर तक फैले सब्जे के सारे फूल जैसे किसी मिकनातीस की तरह इसकी तरफ आए थे। सिकनड़ों है, हजारों, लाखों, बेशुमार, इतने के इसके हाथ संभाल नहीं पाए थे। वो अब इसके हाथों पर थे, इसके बालों पर, इसके लिबास पर, अब इसके जिस्म पर। ये खुशी भी बेखुद हो रही थी, इसके साथ हो रही थी, जैसे हाथ के इशारे से उन्हें होना चाहा। वो पलक झपके में आसमान की तरफ गए। पूरा आसमान फूलों से भर गया था। चंद लम्हों के लिए फिर फूलों की बारिश होने लगी। वो दोनों नम हो रहे थे, फूलों की बारिश के कतरों की तरह, बैठों भीगते और छोड़ते, भागे खिलखिलाते। वो सब फूल जमीन पर गिराकर एक बार फिर सब्जे में अपनी अपनी जगह ले गए थे।
वहां जहां वो थे, जहां उन्हें होना चाहिए था। वो एक बार फिर आसमान को देख रहे थे। वहां अब बादल नजर आ रहे थे, रोशनी के खिलाफ जैसे हरकत करने वाले बादल। वो सब बादल वहां जमा हो रहे थे जहां वो खड़े थे। फिर उसने आसमान पर बारिश का पहला कतरा देखा। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छूना चाहा। पलक झपकी में दोबारा बादल छटने लगे थे। अचानक बादल हटे और बारिश का वो पहला कतरा वहां नहीं था। वो था सारे दूसरे कतरों को साथ लेकर आया था। बहुत सारे नर्म लम्स के गुदगुदाने वाले कतरे। बारिश बरस रही थी और वो दोनों बच्चों की तरह हंसते खिलखिलाते पानी के उन कतरों को हाथों से पकड़कर एक दूसरे पर उछाल रहे थे। वो बारिश नहीं पानी था, वो कतरे उनके बालों, उनके जिस्म पर गिरते नहीं रहते थे। वो जैसे शफाफ मोतियों की बारिश थी। बारिश के हाथ और जिस्म की एक जश्न पर उनके बालों और लिबास से अलग होकर दूर जा गिरते, सब्जे और फूलों के ऊपर। अब बारिश के शफाफ मोती जैसे कतरों की एक तह आ गई थी, यूं ही जैसे किसी ने जमीन पर कोई शीशा बिछा दिया हो और वो इस शीशे पर चल रहे थे, उनके सारे में लिए। वो हाथ बुलंद किए आसमान पर बादलों को एक जगह से दूसरी जगह भेजते, फिर आसमान पर नीचे पानी से तस्वीरें कर रहे थे। फिर जैसे वो इस खेल से थक गई, वो रुक गई। बारिश थमी, जमीन से पानी के कतरे गायब होने लगे। फिर बादल। चंद सातों में आसमान साफ था, यूं जैसे वहां कभी बादल नाम को कोई शय आई ही ना हो। वो अब इसका हाथ पकड़ चुका था। उसने चौंक कर उसे देखा। तुम्हें कुछ दिखाना है? वो मुस्कुराया। कुछ और भी? इसकी खुशी कुछ और बड़ी। हाँ, कुछ और भी। उसने इस बात में सर हिलाया। क्या? उसने बेसाख्ता इससे पूछा था। वो खामोशी से मुस्कुरा दिया। क्या? उसने बच्चों की तरह इसरार किया। वो पहले से ज्यादा पर असरार अंदाज में मुस्कुराया था। वो इसका हाथ पकड़े इसी नए रास्ते की तरफ जा रहा था। फिर इन दोनों को दूर से कुछ नजर आने लगा था। सालार ने हड़बड़ाकर आंख खोली। कमरे में मुकम्मल तारीकी थी। वो फौरी तौर पर समझ नहीं सका कि वो कहाँ है। इसकी सातों ने दूर कहीं किसी मस्जिद से सहरी के आगाज का ऐलान सुना। इस कमरे के कुछ अंदर ही को खुली आंखों से खोजते हुए इसे अगला ख्याल इस ख्वाब और अमा का आया था। वो कोई ख्वाब देख रहा था जिससे वो बेदार हुआ था, मगर ख्वाब में वो अमा को क्या दिखाने वाला था इसे कुछ याद नहीं आया। अमा, उसने दिल की धड़कन जैसे एक ले के लिए रुक गई। वो कहाँ थी? क्या पिछली रात एक ख्वाब थी? वो यकदम जैसे करंट खाकर उठा। अपनी सांस के साथ उसने दीवानावार अपने बाईं जानिब बेड टेबल लैंप का सोचकर बल्ब ऑन किया। कमरे की तारीकी जैसे एकदम छुट गई। उसने बर्क रफ्तारी से पलक झपकी, अपनी जानिब देखा और सुकून हुआ कि उसकी सांस चलने लगी। वो भी एक ख्वाब से ही दूसरे ख्वाब में दाखिल नहीं हुआ था। यकदमान होने वाले बेड साइड टेबल लैंप की तेज रोशनी चेहरे पर पड़ने पर अमामा ने नींद में बेइख्तियार अपने हाथ और बाजू की पुश्त से अपनी आंखों और चेहरे को ढक दिया। सालार ने बेड टेबल के लैंप को हल्का कर दिया। वो उसे जगाना नहीं चाहता था। वो इससे चंद फुट के फासले पर थी, गहरी पुरसुकून नींद में। इसका एक हाथ तकिए पर इसके चेहरे के नीचे दबा हुआ था और दूसरा वक्त उसकी आंखों को ढांपे हुए था। इसकी आधी खिली हथेली और कलाई पर मेहंदी के खूबसूरत नक्शो निगार सजे हुए थे। नक्शो निगार, लेकिन अब भी इसके हाथों और कलाइयों को खूबसूरत बनाए हुए थे। सालार को याद आया वो मेहंदी किसी और के लिए लगाई गई थी। इसके होंठों पर एक मुस्कुराहट आई। उसने बेइख्तियार चंद लम्हों के लिए आंखें बंद कर लीं। किसी और के लिए। पिछली एक शाम एक बार फिर किसी फिल्म की तरह इस आंखों के सामने सेकंड के हजारों हिस्से गुजर गई थी। उसने सईदा अम्मा के सही में इस चेहरे को 9 साल के बाद देखा था और 9 साल कहीं गायब हो गए थे। वो जरा सा आगे झुका, इसे बड़ी नरमी से इसके हाथ को उसके चेहरे से हटा दिया। बेड साइड टेबल लैंप की जर्द रोशनी में इससे चंद इंच दूर वो इसे पर जा, इसे बहुत देखता रहा। वो हर सांस में जैसे इसे जिंदगी दे रही थी। इसे देखते हुए वो जैसे किसी तिलिस्म में पहुंचा हुआ था।
बेहद गैर महसूस अंदाज में उसने अम्मा के चेहरे पर आए कुछ बालों को अपनी उंगलियों से बड़ी एहतियात से हटाया। मैं लाइट ऑफ करके नहीं सो सकता। अम्मा ने हैरत से उसे देखा। उसने सालार को सोने से पहले लाइट ऑफ करने के लिए कहा था। फौरी तौर पर अम्मा के समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे। अगर वो लाइट ऑफ करके नहीं सो सकता था तो वो लाइट ऑन रख कर नहीं सो सकती थी, लेकिन वो ये बात इसे इतनी बेतकल्लुफी से नहीं कह सकती थी जितने इत्मीनान से वो उसे कह रहा था। क्या हुआ? अलार्म सेट करने के लिए सालार फोन को बेड साइड टेबल पर रखते हुए इसे देखकर ठिठका। वो कब पहले इसी तरह बैठ चुकी थी, जैसे कुछ सोच रही थी। सालार के ये घर में उसकी पहली रात थी। कुछ नहीं, वो अपने बाल लपेटे हुए अपना तकिया सीधा करने लगी। तुम शायद लाइट ऑफ करके सोती हो, सालार को अचानक खुद ही एहसास हो गया था। वो बिस्तर पर लेटे लेटे रुक गई। हमेशा, इसने बेसाख्ता कहा। फिर कुछ करते हैं। सालार ने बेसाख्ता गहरा सांस लेकर सर खुजाते हुए कुछ सोचने वाले अंदाज में कमरे की लाइट्स का जायजा लिया। मैं देखता हूं, दूसरे बेडरूम में जीरो का बल्ब है। अगर वो बात करते करते रुक गया। अम्मा ने तासुरात से इसे लगा कि यह हल भी इसके लिए काबिल कबूल नहीं था। जीरो के बल्ब की कितनी रोशनी होती? सालार ने कुछ हैरानी से इसे देखकर कहा। अगर मैं थोड़ी सी भी रोशनी हो तो मैं नहीं सो सकती। मैं अंधेरे में सोती हूं, उसने पूरी संजीदगी के साथ अपना मसला बताया। अजीब आदत है, वो बेसाख्ता कहकर बोला। इसकी बात से ज्यादा उसकी हंसी अम्मा को खिली। ठीक है, लाइट ऑन रहने दो, इसने आहिस्ता से कहा। नहीं तो प्रॉब्लम में उसे ऑफ कर रहा हूं। दोनों एक वक्त अपने मौका से दस्तबरदार हुए थे। सालार ने लाइट ऑफ कर दी और फिर सोने के लिए खुद भी बिस्तर पर लेट गया, लेकिन वो जानता था ये इसके लिए मुश्किल तरीन काम था। बल्कि कैप हार्डी पर 8 साल पहले साल गुजारे हुई। इस एक रात के बाद वो कभी कमरे की लाइट बंद करके नहीं सो सका था। लेकिन इस वक्त उसने मजीद बात नहीं की। चंद घंटों के बाद इसे दोबारा हर के लिए उठ जाना था। वो चंद लम्हे बिस्तर में चुपचाप लेटकर गुजार सकता था। दिए भी अंधेरा था, पर आज वो अकेला नहीं था। कुछ देर दोनों के दरमियान मुकम्मल खामोशी रही। समझ में नहीं आ रहा था कि बात का आगाज कैसे करे। सालार के लिए खामोशी का यह वक्फा ज्यादा तकलीफ दे था। तारीखी में अम्मा ने सालार को गहरा सांस लेकर कहते सुना, अब अगर इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा हूं मैं लाइट ऑफ करके तो धोखा हाथ ही पकड़ ले। अम्मा को बेइख्तियार हंसी आई। वो अंधेरे में इसके कुछ करीब हुई और सालार के कंधे पर हाथ रखा। तुम्हें डर लग रहा है क्या? इसके लहजे में नरमी और अपनायत थी। अगर हाँ कहूंगा तो क्या करोगी? सालार ने जानबूझकर उसे छेड़ा। कत्ल करूंगी। और क्या करूंगी? वो झुंझला हुई थी। जैसे अब दे रही हो। इसे अम्मा को तंग करने में मजा आ रहा था, लेकिन ये जुमला कहने से पहले इसने अपने सीने पर धरी इसके हाथ को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। इसके मुतवक्के जवाबी अमल को सालार से बेहतर कोई नहीं जान सकता था। अम्मा वाकई हाथ हटाने ही वाली थी। दूर क्यों लगता है तुम्हें? अम्मा ने मौजू बदलने की कोशिश की। दूर नहीं लगता, बस सिर्फ सो नहीं सकता। क्यों? वो इससे पूछ रही थी। वो फौरी जवाब नहीं दे सका। धुलके की वो रात सालार की नजरों में घूमने लगी थी। अम्मा चंद लम्हे इसके जवाब का इंतजार करती रही, फिर बोली, बताना नहीं चाहते? सालार को हैरानी हुई। वो कैसे इसका जहन पढ़ रही थी? और ऐसा कब से है? अम्मा ने अपने सवाल को बदल दिया था। 8 साल से, सालार ने जवाब दिया। वो मजीद कोई सवाल नहीं कर सकी। उसे भी बहुत कुछ याद आने लगा था। 8 साल, 8 साल। वो 8 साल से अंधेरे से खौफजदा था और वो 9 साल से रोशनी से खौफ खाती फिर रही थी। दुनिया छपती फिर रही थी। उसने सालार से फिर कोई सवाल नहीं किया। एक दूसरे के वजूद की मोहब्बत को निकालने के लिए एक रात नाकाफी थी। वो अब इसके हाथ की पुश्त को चूमकर उसे अपनी आंखों पर रख चुका था। अम्मा बेइख्तियार रंजीदा हुई।
मैं लाइट ऑन कर देती हूं, इसने कहा। नहीं, अंधेरा अच्छा लगता है मुझे, वो इसी तरह इसका हाथ अपनी आंखों पर रखे बोला था। बहुत नरमी से झुककर इसने अम्हा के चेहरे को अपने होंठों से छुआ। वो इससे बातें करते किस वक्त सोया था, इसे अंदाजा नहीं हुआ, और अब वो जागा तो उसे हैरत हो रही थी। अंधेरे में सोना इतना मुश्किल और इतना हौलनाक साबित नहीं हुआ था जितना वो समझता आया था। कपल को कुछ और देखने हुए इसने गर्दन तक डेब दिया और फिर लेप ऑफ करते हुए बड़ी एहतियात से बिस्तर से उठकर डार्क रूम की तरफ जाते हुए अपने फोन पर लगा अलार्म ऑफ कर दिया। वॉशरूम में उसने वॉश बेसन पर अम्हा के हाथ से उतरी कांच की कुछ चूड़ियां और उसके अलिफार रिंग्स देखे। उसने अलिफार रिंग्स उठा लिए। वो देर तक उन्हें अपने हाथ की हथेली पर रखे देखता रहा। वो बहुत खूबसूरत थे मगर अब पुराने हो रहे थे। जिस वक्त वो नहाकर बाहर निकला वो तब भी गहरी नींद में थी। कमरे की लाइट ऑन किए बगैर वो दबे पांव बेडरूम से बाहर आ गया। कहीं दूर से मस्जिद में कोई नात पढ़ रहा था। मोहम्मद। आवाज इतनी मध्यम थी कि समझना मुश्किल था। उसने हैंगिंग एरिया की लाइट ऑन कर दी। लाइट ऑन करते ही इसकी नजर टेबल पर पड़े कॉफी के 2 मग पर पड़ी। वो दोनों रात को वहीं बैठे कॉफी पीते हुए बातें करते रहे थे। सोफे पर उसकी अपनी शाल पड़ी थी जिसमें वो अपने हाथ छुपाए बैठी रही थी। रात एक बार फिर जैसे किसी ख्वाब की तरह लगने लगी थी। वो बैठी थी मगर खत्म होने में ही नहीं आ रही थी। खुश मानी थी कि अब भी गुमान बनी हुई थी। वो भूल गया कि वो बेडरूम से यहां क्या करने आया था। चंद लम्हों के लिए वो वाकई सब कुछ भूल गया था। वो थी और वो थी तो सब कुछ था। इसके स्लैब पर आने वाली फुरकान की कॉल ने दिमाग से चूना दिया। यकदम वो सीधा होकर बेडरूम की तरफ गया। वो उसे सहरी देने आया था। इसकी आंख अलार्म की आवाज से खुली थी। मंद आंखों के साथ इसने लेटे लेटे बेड साइड टेबल पर पड़े इस अलार्म को बंद करने की कोशिश की, लेकिन अलार्म क्लिक बंद होने के बजाय नीचे गिर पड़ा, जिस पर अम्हा की नींद यकदम गायब हो गई। अलार्म जैसे इसके असाब पर सवार होने लगा था। वो कुछ झुलाकर उठ गई थी। बेड साइड टेबल लेप ऑफ करके वो कमल से निकली और बेइख्तियार खिड़की की तरफ बढ़ी थी। उसने कमल हटाते हुए बेड की पाइंती की तरफ अपनी शाल, सर्दी बहुत थी, धोनदने की कोशिश की। वो वहीं नहीं थी। उसने झुककर कारपेट पर देखा, अब भी ना मिला था, मगर नजर अब भी नहीं उठा पा रहा था कि जे का बढ़ गई थी। जब ही इसने अचानक कोई ख्याल आने पर सालार के बिस्तर को देखा, वो खाली था। इसे यकदम याद आया कि वो वहां जे हिट यकदम गायब हुई तो, और साथ ही अलार्म की आवाज भी। ये सहरी का वक्त था। अम्हा सालार के घर पर थी और ये उसकी नई जिंदगी का पहला दिन था। वो दोबारा बे पर बैठ गई। कंबल की एक कोने से इसने अपने कंधे ढांपने की कोशिश की, मगर जिसे कि कपकपाहट कुछ यूं ही थी, लेकिन अब वहां नहीं थी। एक छोटा स्टिक पैड और पेन भी था। पास ही कार्ड में ही फोन था। पानी की एक छोटी बोतल भी वहीं थी और उसके पास इसका सेल पड़ा था। उसे एक बार फिर अलार्म कॉल का ख्याल आया। उसने याद था कि इसने अलार्म नहीं लगाया था। शायद ये सालार का था। शायद इसने अपने लिए अलार्म लगाया था। पर जैसे इसके जहन में एक जमाका हुआ। बेड की वो साइड जो रात को उसने सोने के लिए चुनी थी, वो सालार का बिस्तर था। वो आदतना वहीं तरफ थी और सालार उसे रोक नहीं सका। वो कुछ देर चुपचाप बैठी रही। फिर इसने बेहद ढीले अंदाज में अपने हाथ फोन उठाकर देखा। अलार्म बंद करने के लिए कंबल उतार फेंका। सहरी खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे और सालार वो अलार्म नीटिया उसे बेदार करने के लिए लगा गया था। इसे बना सोचे गुस्सा आया। वो ये खुद भी जगा सकता था। जब तक वो चेहरा तौलिए से नहल करके लांच में गई, इसका गुस्सा गायब हो चुका था। आज वो इससे खुश और मौज में ही सामना चाहती थी। सिंगिंग एरिया के डाइनिंग टेबल पर सहरी के लिए खाना रखा था।
वो बेहतरी से सन खाने के बर्तन लेने के लिए गई थी, लेकिन किचन में मुदाखलत के इस्तेमाल शुदा बर्तन देखकर उसे जैसे झटका लगा था। वो मामला बज़ाहिर फरहान के घर से आया था और वो फरहान के साथ ही खा चुका था। इसे खामखा खुशी हुई थी कि आज इसके साथ सहरी तो वो जरूर इसी के साथ करेगा। ये भूल दिल के साथ प्लेट से रुककर वो खामोश खड़ी रही, पर आई, लेकिन चंद लम्हों से ज्यादा नहीं ले सकी। इसे काम आज ही का इंतजार करना चाहिए था, इसके साथ खाना खाना चाहिए था। अम्हा, वो वाकई बहुत रंज हुआ था। चंद लम्हों के बाद ही वो बड़ी बेदिली से टेबल से बर्तन उठाने लगी। बर्तन धोते धोते अजान होने लगी थी जब उसे पहले बार ख्याल आया कि सालार घर में नजर नहीं आया। अपने हाथ में मौजूद प्लेट धोते धोते वो उसे इसी तरह संक में छोड़कर बाहर आ गई। उसने सारे घर में देखा, वो घर में नहीं था। फिर कुछ ख्याल आने पर वो बैरूनी दरवाजे की तरफ आई। दरवाजा मुकफ्फल था, लेकिन दूर चैन हटी हुई थी। वो यकीनन घर पर नहीं था। कहाँ था? उसने नहीं सोचा था। इसकी रंजीदगी में इजाफा हो रहा था। इसकी शादी के दूसरे दिन उसे घर पर अकेला छोड़कर कितनी बेफिक्री से गायब हो गया था। इसे पिछली रात की सारी बातें झूठ का पुलंदा लगी थीं। वापस किचन में अगर वो कुछ देर बेहद दिल शिकस्तगी की कैफियत में संक में पड़े बर्तनों को देखती रही, वो मजबूर से चिल्लू बन चुकी थी, मगर इतनी जल्दी तो नहीं। नाज बर्दारी ना सही ख्याल तो करना चाहिए। इसकी आंखों में कुछ और इजाफा हुआ था। चंद लम्हों के अंदर कोई इतना बदल सकता है, मगर रात को तो वो। इसकी रंजीदगी बढ़ती जा रही थी। यकीनन सब कुछ झूठ कह रहा होगा, वरना मेरा कुछ तो ख्याल करता। वो रंजीदगी अब सदमे में बदल रही थी। वो नमाज पढ़ चुकी थी और सालार का अभी भी कहीं नामो निशान नहीं था। इसे थोड़ी सी तशवीश हुई। अगर वो फजर की नमाज के लिए भी नहीं गया था तो अब तक इसे आ जाना चाहिए था। फिर इसने इस तशवीश को सर से झटक दिया। सालार जिस वक्त दोबारा अपार्टमेंट में आया, वो गहरी नींद में थी। बेडरूम की लाइट ऑफ थी और सालार खामोश था। और फरहान फजर की नमाज के बाद बहुत देर पहले मस्जिद चला जाता और कुरान पाक की तिलावत करते थे। फजर की नमाज के बाद वो दोनों वहीं से बिल्डिंग के जिम में चले जाते और तकरीबन 1 घंटे के बाद आउट के बाद वहां से आते। और आज ये रूटीन इमामात के अम्मा होने की वजह से कुछ बदल गया था। फरहान सहरी के वक्त इन दोनों के लिए खाने लेकर आया था और वो भूखा बैठा रहा था। रात के सालार के जिस बयान को सदमे की वजह से जहनी हालत में होने वाली की खराबी का नतीजा समझ रहा था, वो कोई जहनी खराबी नहीं थी। वो इत्मीनान से इसके सामने बैठा सहरी कर रहा था और फरहान उसे रश्क से देख रहा था। ट्रेडिंग के अलावा कोई इस पर कभी क्या कर सकता था? क्या हुआ? सालार ने सहरी करते हुए इसकी इतनी लंबी खामोशी पर उसे कुछ हैरानी से देखा। फरहान उसके सामने बैठा टुक उसे देख रहा था। तुम आज अपनी नजर अतरवाना, फरहान ने बिलाखिर उससे कहा। अच्छा, वो नवाला मुंह में डालते हुए ज्यादा एहतियातना बात कम अज कम इस गुफ्तगू के बाद कोई नहीं कर सकता था। मैं मजाक नहीं कर रहा, फरहान ने अपने गिलास में पानी उंडेलते हुए बेहद संजीदगी से कहा। जो कुछ हुआ था, इसे समझने से ज्यादा उसे जेटिम करने में इसे वक्त हो रही थी। किसी को भी किसी थी जो इसके सामने बैठे हुए इस शख्स के, जो उस वक्त खाने के साथ आमलेट का आखिरी न्वाला अपने मुंह में रख रहा था। और अगर कोई सदका जो बगैर दिए सुकून दे सके तो वो भी बेहतर है। फरहान ने इसके रद्द अमल को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करते हुए कहा। सालार अब भी खामोश रहा। आमना सहरी नहीं करेगी, फरहान को यकदम ख्याल आया। सो रही है वो अभी। मैं अलार्म लगा आया हूं, अभी काफी वक्त है सहरी का टाइम खत्म होने में, सालार ने कुछ लापरवाही से कहा। फरहान, अब बस कर। इससे बात करते वो एक बार फिर फरहान की नजरों से निचकाया। वो फिर उसे वैसे ही देख रहा था। मुझे इस तरह आंखें चमका कर देखना बंद करो, उसने इस बार कुछ झुंझलाकर फरहान से कहा। तुम बहुत नेक आदमी हो सालार, अल्लाह तुमसे बहुत खुश है। वो आमलेट का एक और नवाला लेने लगा। फरहान की बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ा। इसकी झूठी कब दम खत्म हो गई थी।
मजीद एक लफ्ज के बगैर उसने प्लेट पीछे हटा दी और अपने बर्तन उठाकर अंदर किचन में रख दिए। वो खुशी, सरशारी, इत्मीनान और सुकून जो कुछ देर पहले जैसे इसके पूरे वजूद से छलक रहा था, फरहान ने पलक झपकते इसे धुआं बनकर गायब होते देखा। मस्जिद की तरफ जाते हुए फरहान ने बालाखर उससे पूछा था, इतने चुप क्यों हो गए हो? वो इसी तरह खामोशी से चलता रहा। मेरी कोई बात बुरी लगी है? वो अब भी खामोश रहा। मस्जिद के दरवाजे पर अपने जूते उतार कर अंदर जाने से पहले इसने फरहान से कहा, मुझे तुम सब कुछ कह लेना फरहान, लेकिन कभी नेक आदमी मत कहना। फरहान कुछ बोल नहीं सका। सालार मस्जिद में दाखिल हो गया था। इमामा की आंख शायद बेबी की फोन पर आने वाली कॉल से खुली थी। वो डॉक्टर सीट अली थी। इनकी आवाज सुनते ही इसका दिल भर आया था। मैंने आपको नींद से जुगोर दिया, वो माजरत खाना अंदाज में बोले। उन्होंने इसकी रुंधी हुई आवाज पर गौर नहीं किया था। नहीं, मैं उठ चुकी थी, इसने बिस्तर से उठते हुए झूठ बोला। वो इसका हाल अहवाल पूछ रहे थे। वो बड़े बोझल दिल के साथ तकरीबन खाली अलज़हनी के आलम में होहा में जवाब देती रही। चंद मिनट और बात करने के बाद उन्होंने फोन बंद कर दिया। कॉल खत्म करते हुए इसकी नजर अपने सेल फोन में चमकते हुए नाम पर पड़ी थी। वो चौंक उठी। इसे फौरी तौर पर याद नहीं आया कि इसने सालार का नाम और फोन नंबर महफूज किया था। हक़ता ये भी इसी का कारनामा होगा। उसने इसी लम्हे पढ़ना शुरू किया। प्लीज जागने के बाद मुझे मैसेज करना, मुझे जरूरी बात करनी है। इसे न जाने क्यों इसका मैसेज पढ़कर गुस्सा आया। बड़ी जल्दी याद आ गई है। वो मैसेज का टाइम चेक करते हुए बड़बड़ाई। वो शायद 10:50 पर आया था। अगर इतनी जल्दी जागे हुए इसे याद नहीं आई तो ऑफिस में बैठकर कैसे आ सकती है? वो इस वक्त इसे जी भर कर बुरा भला कह रही थी और शायद ठीक ही कर रही थी। वो पिछली रात के लिए चीफ गुस्ट थी और अगली सुबह वो उसके साथ बेमहाबा जैसा सलूक कर रहा था। इरम इमामा इस वक्त भी महसूस कर रही थी। वो इस वक्त वो बातें महसूस कर रही थी जो सालार ने कभी गुमान में भी नहीं थी। वो कुछ अजीब अंदाज में खुद तरसी का शिकार हो रही थी। उसने मोबाइल पर करते हुए नंबर चेक किया और बेडरूम से बाहर निकल आई। अपार्टमेंट की खामोशी ने उसकी उदासी में इजाफा किया था। खिड़कियों से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। किचन के संक में वो बर्तन वैसे ही मौजूद थे जिस तरह वो छोड़कर गई थी। हाँ, वो भला क्यों धोता? ये सारे काम तो मुल्लाजमाओं के होते हैं। लेकिन मैं तो नहीं धोऊंगी, चाहे एक हफ्ता ही पड़े रहे। मैं मुलाजमा नहीं हूं। इन बर्तनों को देखकर उसकी झुंझलाहट में कुछ और इजाफा हो गया। वो हर बात मानी अंदाज में ले रही थी। बेडरूम में आती तो इसका फोन बज रहा था। एक लम्हे के लिए इसका ख्याल आया कि शायद सालार की कॉल हो, लेकिन वो मरियम की कॉल थी। इमामा का हाल अहवाल पूछने के बाद इसने बड़े इश्तियाक के आलम में इमामा से पूछा, सालार ने धकई में क्या दिया तुम्हें? इमामा चंद लम्हे बोल नहीं सकी। उसने तो कोई तोहफा नहीं दिया था। सालार के नामा अमाल में जैक और गुना का इजाफा हो गया था। कुछ भी नहीं, इमामा ने कुछ दिल शिकस्ता अंदाज में कहा। अच्छा चुल्लू, कोई बात नहीं, बाद में दे देगा। शायद इसे ख्याल नहीं आया मरियम ने बात बदल दी थी, लेकिन इसका आखिरी जुमला इमामा को झंझोड़ गया। ख्याल नहीं आया? हाँ, वाकई इसे ख्याल नहीं आया होगा। वो बेहद धक्की के आलम में सोच रही थी। सालार से इसके गिले शिकवे इसके घर में आने के दूसरे दिन ही शुरू हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद वो लाशऊरी तौर पर उसकी कॉल की मुंतजिर थी। नहीं ना कहीं। इसे अब भी उम्मीद थी कि वो कम अज कम दिन में एक बार तो उसे कॉल करेगा। अगर चेक किया, एक लम्हे को उसे ख्याल आया कि उसे सबक करके उसे अपने होने का एहसास तो दिलाना चाहिए, लेकिन दूसरे ही लम्हे इसने इस ख्याल को जहन से झटक दिया। वो बेहद बेदिली से अपने कमरे से निकलकर नहाने के लिए चली गई। वॉशरूम से बाहर निकलते ही इसने सबसे पहले सेल फोन चेक किया। वहां कोई मैसेज था, न कोई मिस्ड कॉल।
चंद लम्हे वो सेल फोन पकड़े बैठी रही, फिर इसने अपनी सारी अना और सारे गुस्से को बालाए ताक रखकर उसे मैसेज कर दिया। उसका ख्याल था वो उसे फौरन कॉल करेगा, लेकिन उसका यह ख्याल गलत साबित हुआ था। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट उसने अपनी अना का कुछ और मुंह तोड़े उसे मैसेज किया। बाज दफा मैसेज भी तो नहीं पहुंचते। उसने अपनी मौत नफस की मलामत से बचने के लिए हद से ज्यादा माकूल तलाश की। आजकल वैसे भी नेटवर्क और सिग्नल्स का इतना ज्यादा मसला है। इज्जत नफस ने उसे जो अब्बा फौरन मरने के लिए कहा था, फोन अब भी नहीं आया था। 5 बजे के बावजूद माँ रमजान ना होता तो शायद वो इस वक्त अपनी इज्जत नफस को उसके पीछे मसरूफ होने का बहाना पेश करती। अब वो वाकई खामोश थी, बल्कि खामोश से भी ज्यादा। अब इसका दिल रोने को चाह रहा था। कुछ देर बाद इसने सालार के सेल पर कॉल की। 2 बीलरस के बाद कॉल किसी लड़की ने रिसीव की। लिए अमामीम के समझ में नहीं आया, वो सालार के बजाय किसी लड़की की आवाज की तवक्को नहीं कर रही थी। मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ मैम? लड़की ने बड़ी शाइस्तगी के साथ इससे पूछा। मुझे सालार से बात करनी है, उसने कुछ तजब्जुब से कहा। सालार सिकंदर साहिब तो एक मीटिंग में है। अगर आप कोई क्लाइंट हैं और आपको बैंक से मुताल्लिक कोई काम है तो मैं आपकी मदद कर सकती हूं, या आप मैसेज छोड़ दें उनके लिए। मीटिंग में ब्रेक आएगी तो मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगी, इस लड़की ने बेहद प्रोफेशनल अंदाज में कहा। अमामीम खामोश रही। शेवर मिस अमामीम, इस लड़की ने यकीनन सालार के सेल पर उसकी कॉल की DID पर इसका नाम लिया था। वो अब उसे मोहतरमा कर रही थी। मैं बाद में कॉल कर लूंगी, उसने बेदिली के साथ फोन बंद कर दिया।